स्टडी अब्रॉड इन 2026 विद योर डिपेंडेंट्स। इसमें 2026 में जाने के लिए आपको मोस्ट रियलिस्टिक ऑप्शंस मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप रियली विद डिपेंडेंट अप्लाई भी कर सकते हो और आपको वीज़ा भी इशू हो सकता है। कहाँ वीज़ा रेशो हाई है विद डिपेंडेंट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कितना बजट आपको चाहिए और क्या डिपेंडेंट को वर्क अलाउ है या नहीं, अगर अलाउ है तो कितने आवर्स, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें ये तमाम टॉपिक कवर करने वाली है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स डिपेंडेंट के साथ क्यों जाना चाहते हैं, क्यों अपने स्पाउस और फैमिली को अपना इतना हाई बजट करके भी वो अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं जहां वो स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब भी स्टडी अब्रॉड को कंसीडर करते हैं तो अपनी फैमिली को जाहिर है सबसे पहले उन्होंने देखना होता है। अगर तो उनके बच्चे हैं या वो फैमिली वाले हैं तो उन्हें ये देखना होता है कि वहां जाके उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। स्टडी अब्रॉड के चक्करों में कहीं वो उनकी सेपरेशन का बाइस तो नहीं बनती कि क्या वो वहां जाकर ही सेटल हो रहे हैं और पीछे वालों को वैसे ही भूलते जा रहे हैं, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी सेपरेशन के इशू हो जाते हैं। बच्चों की स्कूलिंग का इशू है, बच्चे यहाँ हैं तो अच्छे स्कूल्स नहीं है, बच्चे वहाँ हैं तो साथ उनके स्पाउस का जाना जरूरी है जिसकी वजह से बच्चों की टेक केयर अच्छे से हो सके। एक बंदा अगर पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है तो दूसरा बच्चों को टाइम दे सके, और जो बंदा स्टडी के लिए जा रहा है उसके ऊपर उसके स्पाउस का डिपेंडेंट होना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि बंदा या बेगम पाकिस्तान में ही है और मेन एप्लीकेंट जो है वो स्टडीज के लिए अब्रॉड पहुंचा हुआ है और वहां से पैसे इधर भेजे जा रहे हैं और उसकी कोई ऐसी यानी कि अच्छी मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रही। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न होते हैं कि अपनी फैमिली को साथ ही लेकर जाएं ताकि एक की बजाय दोनों ही वहां पर अर्न करें और दोनों ही अपनी फैमिली को पूरा पूरा सपोर्ट करें। तो इसी सिलसिले में जब सोलो अर्निंग होती है तो फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होता है, जब दोनों मिलकर कमाते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन भी डिवाइड हो जाता है और बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं, वो डिपेंडेंट वाले केसेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हर कंट्री डिपेंडेंट को अलाउ भी नहीं करता, तो हम आज इस मामले को भी हल करते हैं कि कौन कौन सा कंट्री डिपेंडेंट्स अलाउ कर रहा है और किस किस तरह अलाउ कर रहा है। कि आप साथ डिपेंडेंट को लेकर जा सकते हो या आपके जाने के बाद अप्लाई होगा, वहां आप पहुंच गए हैं फिर आपका डिपेंडेंट आपके साथ आएगा। ये सारी बातें हम इसी में कवर कर लेंगे। हम उन कंट्रीज को देख लेते हैं कि कौन से वो कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट को अलाउ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वीडन की। स्वीडन में डेफिनेटली आपका स्पाउस अलाउ है, आपके किड्स भी अलाउ हैं, एक साथ वीजा अप्लाई कर सकते हो और एक साथ अपनी फैमिली को लेकर आप ट्रैवल भी कर सकते हो। और आपके स्पाउस को वहां पर फुल टाइम वर्क अलाउ है। आपको तो 20 to 25 आवर्स अलाउ है, लेकिन आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है। आपके जो किड्स हैं वो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं वहां जाके। अगर आपकी फाइनेंसेस की जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग है तो आपकी वीजा रेशियो भी बहुत हाई होगी। ड्रॉबैक अगर हम देखें तो वो यही है, यहाँ पर आपको डेडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती हैं, एडमिशंस की भी और वीजा अप्लाई करने की भी कुछ डेडलाइंस होती हैं, वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अगर आपने उनको बाईपास किया तो आपको जो है वो वीजा लेने में डिले हो सकता है। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल प्रूफ है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी सारी अमाउंट्स हैं, फी जो आपने ट्यूशन फी देनी है, ये सारे जो आपके फाइनेंसेस हैं उसको स्ट्रांगली आपने जस्टिफाई करना है, स्ट्रांगली डिफेंड करना है, अदरवाइज आपके वीजाज में इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड भी डिपेंडेंट को अलाउ करता है, एक साथ आप अपनी फैमिली को लेके फ्लाई कर सकते हो, एक साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और पिछले कुछ हमने इनटेक्स में ये देखा कि फिनलैंड में आप अप्लाई तो एक साथ करते हैं, मतलब मेन एप्लीकेंट और उनका स्पाउस और किड्स, लेकिन वो जो वेटेज है वो मेन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को जरा ज्यादा देते हैं, जाहिर है क्योंकि उन्होंने वहां पहुंचकर क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं, उनका इन टाइम पहुंचना बहुत जरूरी है। तो एम्बेसी वाले जो है वो प्रायोरिटी समटाइम्स देते हैं मेन एप्लीकेंट को, लेकिन वहां पर रोक टोक ऐसी कोई नहीं है, आप अप्लाई एक साथ कर सकते हो। बहुत सारे केसेस जो हैं, अगर आप अर्ली अप्लाई कर रहे हैं, अर्ली एम्बेसी में जा रहे हैं तो एक साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो, थोड़ा आपका केस डिले है, तो फिर मेन एप्लीकेंट पहले पहुंचेगा और पीछे साथ ही उसका जो है वो उसकी फैमिली का, उसके स्पाउस का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा और फिर आप बाद में उनको ज्वाइन कर सकते हैं वहां पहुंच के। यहाँ पर भी आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है। क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर बहुत बेहतरीन है। एजुकेशन फिनलैंड की बहुत मशहूर, बहुत अच्छी है। और फिनलैंड का भी जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो प्रेडिक्टेबल है, वो एक आइडिया होता है आपके कंसल्टेंट को भी उस टाइम के अब कितना टाइम आपकी एप्लीकेशन जो है वीजा की वो लेने वाली है। ड्रॉबैक अगर हम इनके ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, वो चीजें देखते हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। वो यही है कि आपको अपने फाइनेंसेस को बड़े अच्छे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार करनी है। फिनलैंड वाले भी आजकल आपकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली इवेलुएट कर रहे हैं, वो भी इस चीज को देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका स्पॉन्सर क्या कर रहा है, अर्निंग उसकी क्या है और कैसे है। प्रॉपर आपके अकाउंट में जो अमाउंट्स आई हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। आपने कैश डिपॉजिट से जो है वो परहेज करना है, ऑनलाइन डिपॉजिट्स ही हो और प्रॉपर उनकी मनी ट्रेल होनी चाहिए। बैंक
बैलेंस की जो जस्टिफिकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बगैर आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हंगरी की। हंगरी में भी जो स्पाउस है वो अलाउ है, एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस को यहाँ पर भी फुल टाइम वर्क अलाउ है, कोई रोक टोक नहीं है कि उसने कुछ घंटे काम करना है, कुछ नहीं करना है, या काम करने की परमिशन ही नहीं होती कुछ कंट्रीज में। लेकिन हंगरी में भी आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है। यहाँ पर भी रिजेक्शंस बहुत कम होती हैं और प्रोसेस जो है वो बड़ा सिंपल और स्मूथ है। अब स्पाउस को काम तो अलाउ है, लेकिन उसको वहाँ पर वर्क परमिट चाहिए होता है। वर्क परमिट के बिना वो काम नहीं कर सकता, और वर्क परमिट के आते आते थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 से 6 महीने। तो ये बजट आपने अपने साथ लेकर जाना है। 3 से 6 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 3 से 6 महीने आपको वर्क परमिट लेने में लगने वाले हैं। यहाँ पर भी आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो आपने स्ट्रांगली डिफेंड करने हैं। ये तो खैर अब आप एक यूनिवर्सल रूल ही समझ लीजिए जिस भी एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ एम्बेसीज हैं जो अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती हैं, लेकिन आपको फिर भी अपनी फाइल ट्रू मीनिंग्स में बेहतरीन तैयार करनी है। वीजा फाइल की बात कर रही हूँ, फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ। उसके बाद हम लिथुआनिया की बात करें। लिथुआनिया में भी आपको वर्क अलाउ है, आपके स्पाउस को भी वर्क अलाउ है। आपको 20 आवर्स एंड आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है। यहाँ पर ऐसा होता है कि मेन एप्लीकेंट अप्लाई करता है, मेन एप्लीकेंट का माइग्रेस हम अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद स्पाउस का अप्लाई करते हैं या बच्चों का अप्लाई करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है कि आप एक साथ अप्लाई ना करें तो ज्यादा बेहतर है। पहले मेन एप्लीकेंट का एप्लीकेशन दीजिए, माइग्रेस में उसको अप्रूव होने दीजिए। अगर आपके पास पीछे क्लासेस के स्टार्ट टाइम में वक्त बच रहा है तो आप एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फैमिली और स्पाउस के वीजा इशुएंस में अगर डिले है, टीआरपी इशुएंस में अगर डिले है, तो मेन एप्लीकेंट को पहले वहां पहुंचना होगा, अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी, उसके बाद आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है। यहाँ पर भी आपने बैंक स्टेटमेंट्स का ख्याल रखना है, आपने अमाउंट्स का ख्याल रखना है, जितनी अमाउंट्स रिक्वायर्ड है आपने प्रॉपर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर भी वीजास इशू होते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पर भी नहीं है। एक बात और बता दूं मैं कि लिथुआनिया में ओनली मास्टर्स प्रोग्राम में स्पाउस अलाउ है, बैचलर्स के लिए आप स्पाउस को साथ लेकर नहीं जा सकते हो। लेटविया की अगर हम बात करें तो लेटविया में भी स्पाउस अलाउ है, सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम में आप अपने स्पाउस को साथ लेकर जा सकते हैं। बैचलर्स में यहाँ पर भी स्पाउस अलाउ नहीं है। लेटविया में ऐसा होता है कि पहले आपने अपना अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपका जो है वो डिसीजन पॉजिटिव आना चाहिए, उसके बाद आप अपने स्पाउस का अप्लाई कर सकते हैं। और टी वीजा आपका बीचों बीच लग सकता है। आपके स्पाउस को यहाँ पर भी वर्क अलाउ है, फुल टाइम वर्क अलाउ है। आपको 20 आवर्स एंड आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है। आपके बच्चे भी जा सकते हैं। यहाँ पर फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप मेन एप्लीकेंट हैं, आप वहाँ पहुंच गए हैं, 3 महीने आपको वहाँ हो गए, अब आप अपने स्पाउस और अपने किड्स को वहाँ बुला सकते हैं, उनका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेटविया में जो स्पॉन्सर होगा वो सिर्फ आपके सगे बहन, भाई, माँ या बाप हो सकते हैं, या आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हो। उसके अलावा कोई भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अब हम बेल्जियम की बात करेंगे। बेल्जियम में भी आप स्पाउस को लेके जा सकते हैं, बल्कि आप स्पाउस को वहां जाके बुला सकते हैं। आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप वहां खुद पहुंचिए, उसके बाद आप स्पाउस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत। बैचलर्स में आप बेल्जियम में भी स्पाउस को लेकर नहीं जा सकते हो। स्पाउस को बेल्जियम में भी फुल टाइम वर्क अलाउ है। आपको अकोमोडेशन का ख्याल रखना है। जिस भी कंट्री में आप अपने स्पाउस का अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रॉपर अकोमोडेशन जो है वो चाहिए होगी, क्योंकि जाहिर है फैमिली के लिए अकोमोडेशन डिफरेंट होती है, सिंगल के लिए अकोमोडेशन डिफरेंट होती है। सिंगल में तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन में भी रह सकते हो, लेकिन फैमिलीज के साथ जब आप मूव करते हो तो आपको अकोमोडेशन भी वहां पर बड़ी अकोमोडेशन चाहिए होती है। और बेल्जियम में ब्लॉक अमाउंट है, आपका भी ब्लॉक अमाउंट शो होगा, आपके स्पाउस का भी ब्लॉक अमाउंट शो होगा, आपकी फैमिली मेंबर्स अगर आपके बच्चे हैं उनका भी ब्लॉक अमाउंट आपने शो करवाना है, फिर आप अपने पूरी फैमिली को भी वहां पर बुला सकते हैं। तो बेल्जियम में भी वर्क आपके स्पाउस को फुल टाइम अलाउ है, आपको 20 आवर्स, और आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है। अब कुछ ऐसे कंट्री जहां पर डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, उनमें जर्मनी है, उनमें फ्रांस है, उनमें इटली है। यहाँ पर आप जो है वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो, चाहे आप स्टडी वीजा पर ही जा रहे हैं। आप रीयूनिफिकेशन के तहत भी अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते, तो आप वाइजली चूज कीजिए कि आप इन फ्यूचर अपने स्पाउस को बुलाने वाले हैं या नहीं, या आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद किसी और कंट्री में मूव करते हैं, वहां जाके आप अपने स्पाउस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं जी। रियलिस्टिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में आपको बताऊंगी कि आपने किस किस तरह या क्या क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है और किन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। फाइनेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर होता है। फाइनेंसेस आपने बड़े ध्यान से जो है वो अरेंज करना होता है। आमतौर पे जो आपका वीजा ऑफिसर है वो जो 4 चीजें चेक करता है, उनमें से पहली आपकी सफिशिएंट सेविंग्स हैं। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आपका अकाउंट बताए कि आपके पास सेविंग्स भी मौजूद हैं, यानी आपकी सैलरी की डिटेल्स तो होंगी कि आपकी इतनी अर्निंग है और आप इतनी एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो पर मंथ, आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स भी होनी चाहिए जो आपका अकाउंट रिफ्लेक्ट करे कि सफिशिएंट सेविंग्स आपके पास थी जो आपने इकट्ठी कर रखी थी अपने किसी मेजर अपने काम के लिए। और उसके अलावा आप वहां जा रहे हैं, आपके पास तकरीबन 12 मंथ्स का खर्चा, जाहिर है आपने 1 साल की वहां पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, तो आपके पास वो अमाउंट होनी चाहिए कि आप वहां गए हैं और आपको वहां जाके शॉर्टेज ऑफ मनी ना हो। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो फिर तो आपके पास लाजमन आपका वहां पहुंच के कम से कम 6 महीने का खर्चा होना चाहिए, ताकि आप वहां जाके किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बच सकें। और कंट्री वाइज ये अमाउंट्स जो है वो वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं और वहां पर एक्सपेंडिचर कितना है। इसकी भी डिटेल में अपने वीडियोस में देती रहती हूँ, किस कंट्री में आपको कितना खर्चा पर हेड आपको जो है ना वो आता है।
दूसरी चीज़ जो क्रिटिकल है, जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी स्टेबल मंथली इनकम होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, ज़ाहिर है आप डिपेंडेंट के साथ जा रहे हैं तो आप सेल्फ स्पॉन्सर तो होंगे डेफिनिटली। अगर आप नहीं तो आपके स्पाउस सेल्फ स्पॉन्सर होंगे और उनकी एक मंथली इनकम आती होगी, वो भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देते हो, 6 मंथ्स में आपकी जो अमाउंट है वो शो होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में आती है, हर महीने आती है। आप उसमें से खर्चात भी अपने उठाते हैं और सेव भी करते हैं। केस ऑफिसर ये लाजमी चेक करता है कि आपकी जो अमाउंट है जो हर महीने आपके अकाउंट में आ रही है वो जेन्युइन है या नहीं है, और आपकी जो मंथली इनकम है वो आपकी गिवन बैंक स्टेटमेंट से मैच भी कर रही है या नहीं कर रही। दूसरी चीज़ है जी टैक्स रिटर्न्स। कुछ कंट्रीज में टैक्स रिटर्न्स जरूरी हैं और कुछ कंट्रीज में उनकी इतनी जरूरत नहीं होती। तो जहां पर आप अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करा रहे हो, मेक श्योर करना है जितनी आपकी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स रिटर्न्स हो। ये ना हो कि आपकी अर्निंग साल की 20 लाख है या 25 लाख है और आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो सालाना आपकी 6 लाख आमदन के अकॉर्डिंग आपने तैयार करवाई हुई है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में होता है। यहाँ पर हम सिर्फ हुकूमतों को कहते रहते हैं कि टैक्स नहीं पे करती, ये है वो है, लेकिन हम खुद भी अगर अपना भी मुहासबा करें तो टैक्स हम भी पे नहीं कर रहे होते। हमारी भी इनकम जो है वो 50 लाख महाना होती है और हम शो करते हैं कि जी हम 6 लाख महाना कमा रहे हैं और उसके ऊपर हम 5,000 या 50,000 टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरह की टैक्स रिटर्न आपने फाइल करने से बहुत ज्यादा गुरेज करना है। इस तरह की टैक्स रिटर्न आपने कतन नहीं देनी जिसमें आपकी अर्निंग जो आपने डिक्लेयर करनी है कि मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं यहाँ भी अच्छा कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ और मैं बाहर भी पढ़ने जा रहा हूँ सेल्फ फाइनेंस पे, या अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा जो टैक्स रिटर्न है वो ये बता रहा है कि मैं सालाना 6 लाख रुपया कमाता हूँ। तो इस तरह की टैक्स रिटर्न आपने जो है वो अवॉइड करनी है। चौथी चीज़ है जी अकोमोडेशन प्रूफ। आप अपनी फैमिली को वहाँ बुला रहे हैं या आप अपनी फैमिली को यहाँ से साथ लेकर जा रहे हैं तो आपके पास ट्रू अकोमोडेशन होनी चाहिए, पेड अकोमोडेशन होनी चाहिए कम से कम 1 महीने की, कि आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कितने मेंबर्स हैं, कितने उसमें किड्स हैं, कितने एडल्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अकोमोडेशन बुक करवानी है। एम्बेसी इस चीज़ को जरूर देखेगी। ऑफलोड होने से अगर बचना चाहते हैं तो आपके पास एक ये अहम चीज़ है कि आपके पास अकोमोडेशन पेड होनी चाहिए। अब प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना है तो आपका एक जनरल प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले मेन एप्लीकेंट की जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई होगी स्टडीज़ के लिए। मेन एप्लीकेंट जो है जैसे ही उसको ऑफर लेटर मिल जाएगा, एडमिशन उसको मिल जाएगा, वो अपनी ट्यूशन फी पे करेगा। जैसे ही उसने एडमिशन अप्लाई कराया साथ ही साथ उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की या अपनी वाइफ की बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो साथ ही साथ मेंटेन करना स्टार्ट कर दी थी। और जैसे उनको ऑफर लेटर मिलता है उसके फौरन बाद ट्यूशन फी पे की जाती है। ट्यूशन फी पे करने के बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप खुद हो तो आपका FRC, ये सारी डॉक्यूमेंट्स हम आपको गाइड कर देते होते हैं। साथ ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने फाइल जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देनी है। उसके साथ ही साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट को आपने फाइनलाइज करना है। आपने रिक्वायर्ड अमाउंट, जिस कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपने फंड्स जो है वो अपने स्टेटमेंट में विद प्रॉपर प्रूफ्स जो है वो मैनेज कर लेने हैं। अगर आपके एसेट्स हैं जहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है तो उनके प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपने जुबानी कलामी नहीं कहना कि जी हम ये कह देंगे हमारे पास ये है, हम वो कह देंगे हमारे पास वो है। ये कहने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चेक हो जाते होते हैं। तो आपको ये कहने की नौबत तभी आएगी जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो खुद बोल रहे होंगे कि जी हम मौजूद हैं। आपने सिर्फ उनको बताना है कि हमने ये डॉक्यूमेंट साथ लगाया हुआ है, ये हमारी प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ये हमारी अर्निंग का प्रूफ है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, ये आपने फिर तैयार कर लेनी है। उसके बाद स्टडी वीजा अप्लाई करना है। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में एप्लीकेशन डाल रहे हो। अगर तो आप एक साथ अपने स्पाउस और फैमिली की एप्लीकेशन डाल सकते हो तो आपने एक साथ वीजा एप्लीकेशन सबकी डाल देनी है। अगर ऐसा नहीं है, आपके कंसल्टेंट को बेहतर पता होगा, पहले आपके यानी मेन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन जाएगी, उसकी अप्रूवल होगी, उसके बाद जो है वो साथ ही आपके स्पाउस और आपकी बाकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की एप्लीकेशन डलेगी। अगर आपका वीजा पहले लग जाता है और आपके पास पीछे टाइम है कि क्लासेस आपकी लेट शुरू होनी है, महीना 2 महीना 1.5 महीना बाद, तो आप अपने स्पाउस और अपनी फैमिली के वीजा का वेट कर सकते हैं और एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जी वीजा एप्लीकेशन आपने डाल दी, अब आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। अगर आपकी फैमिली की भी वीजा एप्लीकेशन साथ डली है तो उनके भी बायोमेट्रिक्स होंगे, उनके भी इंटरव्यूज होंगे और आपके भी इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यू जो है वो लाजमी है। कुछ कंट्रीज हैं जिनके एम्बेसीज इंटरव्यू लेंगी, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने पोर्टल्स रखे हुए हैं जिनके यानी और दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जैसे फ्रांस है, यहाँ पर तो खैर डिपेंडेंट अभी अलाउ नहीं है, लेकिन आपका जो है वो इंटरव्यू जरूरी है। आपके बच्चे आपके ही हैं, इस चीज का जो है वो सबूत आपका एक DNA टेस्ट देगा। वो DNA टेस्ट आपके ब्लड का भी हो सकता है, आपके स्लाइवा का भी हो सकता है, आपका भी ब्लड लिया जाएगा, आपके बच्चों का भी ब्लड लिया जाएगा। कहीं आप दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे बनाकर तो नहीं साथ लेकर जा रहे। तो इस चीज को मेक श्योर करना एम्बेसी का काम है। एम्बेसी आपसे एक कंसेंट फॉर्म लेगी, उस पर आप साइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका और आपके बच्चों का DNA भी टेस्ट होगा और फिर आपका जो एंड फाइनल स्टेज है वो ये है कि आपका वीजा अप्रूवल होगा और आप एक साथ फ्लाई कर सकते हैं। अब हाई सक्सेस रेट के लिए कुछ टिप्स आपको दे देती हूँ, आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले आपने जिस चीज़ को अवॉइड करना है वो है फेक डॉक्यूमेंटेशन। आपने बिल्कुल झूठ और फेक चीज़ों से बचना है। आपकी स्टेटमेंट ऐसी कोई चीज़ बता नहीं रही लेकिन आपने डॉक्यूमेंट ऐसा लगा दिया है या आपने क्लेम ऐसा कर दिया है अपने मोटिवेशन लेटर में या आपने वैसे डिक्लेरेशन फॉर्म में कि जी मेरी इनकम वहाँ से आ रही है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसी कोई भी चीज़ शो नहीं कर रही, तो वो फ्रॉड और झूठ में जो है वो उसके जिम्मे में जाएगा और वीज़ा ऑफिसर डेफिनेटली वहाँ से एक नेगेटिव राय आपके बारे में कायम करेगा। जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो ओल्ड होना चाहिए।
खैर अगर आपका न्यू मैरिज सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली वो थोड़ा डाउटफुल होता है और वो फिर उसके बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, आपसे प्रूफ्स मांगते हैं कि क्या वाकई आपकी शादी है, क्या वाकई एक दूसरे के साथ रहते रहे हैं, आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आप फोटोज दीजिए, आप चैट्स दीजिए, या डिफरेंट टाइप की वो जो है ना वो फिर सबूत मांगते हैं, वो फिर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने शो करनी है लाजमी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी पैसे आए और जीरो हो गए, अकाउंट में आए फिर से जीरो हो गए, यानी आपके अकाउंट में अमाउंट्स अगर आ रही हैं तो वो स्टे करनी चाहिए, यानी ऐसा ना लगे कि आपने अमाउंट्स अरेंज करवाई हैं। पुरानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में कभी कोई पैसा टिका ही नहीं है और अब अचानक से आके और करोड़ों की सूरत में या लाखों की सूरत में आपके अकाउंट में पैसे 1 महीने से या 1.5 महीने से रुक गए हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। इस चीज से बचने के लिए आपने तकरीबन पिछले 6 महीने से प्लांटेड जो है ना वो, यानी पिछले 6 महीने से ही आपने एक मैनेजमेंट करनी स्टार्ट कर देनी है अपने अकाउंट की अकॉर्डिंग टू द एम्बेसीज रिक्वायरमेंट। अकोमोडेशन प्रूफ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपने पेड अकोमोडेशन कम से कम 1 महीने की लेनी है अकॉर्डिंग टू एडल्ट्स एंड किड्स इन योर फैमिली। स्टडी प्लान जो हो वो आपका जेन्युइन हो, एडमिशन आपका हुआ हो, आपने फीस वहां पर दी हुई हो, तो ये सारी चीजें जो है ये आपने इनका ख्याल रखना है। अगर आप हमसे अपना केस करवाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में आइए या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता कीजिए, अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट कराइए, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमसे सजेशंस लीजिए कि किस कंट्री में आप बेस्ट फिट हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना केस प्रोसीड कराइए।